Hello dear friends, so again coming with the branch account. So we are going to discuss the most important sum regarding branch account and that will belong to stock and debtor system. तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सम करने वाले हैं एंड आई हैव प्रिपेयर्ड द इंफॉर्मेशन. हमने इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो मुझे ओपन करना होगा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम. अब इस सम में हमें तीन इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन वो हमें यहाँ पे लेने हैं. नंबर 1 होगा जो हम क्लियर करेंगे जिसको कहते हैं गुड्स इन ट्रांजिट. सम टाइम वी हैव टू कैलकुलेट गुड्स इन ट्रांजिट from the information given in the sum. Second point will be जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट होगा that will be calculation of credit sale. तो जब भी हमें क्रेडिट सेल मिसिंग हो इन द इंफॉर्मेशन वी हैव टू कैलकुलेट क्रेडिट सेल. इस सम में हमें कैश सेल गिवन है तो हमें क्रेडिट सेल गिवन नहीं है. इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट क्रेडिट सेल फ्रॉम ब्रांच डेटर्स अकाउंट. तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि सबसे पहले हमें ब्रांच डेटर अकाउंट को बैलेंस करना होगा और वहां से हमारी जो क्रेडिट सेल कैलकुलेट होंगी दैट विल बी कमिंग इन द ब्रांच स्टॉक अकाउंट. सबसे पहले ब्रांच डेटर में क्रेडिट सेल की कैलकुलेशन देन शिफ्टिंग दीज क्रेडिट सेल टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट. ये हमारा सेकंड डिस्कशन होगा. थर्ड विल बी रिगार्डिंग ओपनिंग पेटी कैश एंड क्लोजिंग पेटी कैश. तो जब भी हमारी क्लोजिंग पेटी कैश इंक्रीज होती है देन ओपनिंग पेटी कैश बैलेंस. इट मींस देयर विल बी इंक्लूजन ऑफ सम इनकम जिसको कहते हैं मिसलेनियस इनकम. अगर हमारी क्लोजिंग पेटी कैश इंक्रीज होती है तो वहां पे हम ये ज्यूम करते हैं हमारे सामने कि ब्रांच में मिसलेनियस इनकम हुई है. इसका मतलब अगर ओपनिंग हमारी पेटी कैश यहाँ पे 100 है और क्लोजिंग हमारे पास 150 है तो इट मींस देयर शैल बी 50 रुपीज मिसलेनियस इनकम. और इसको हम ट्रीट करेंगे ब्रांच P&L के क्रेडिट साइड में पुट करेंगे बाय मिसलेनियस इनकम. तो ये सब मैंने तीन इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए लिया है. नंबर 1 होगा गुड्स इन ट्रांजिट. सेकंड होगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट सेल. नंबर 3 होगा मिसलेनियस इनकम जो हमें ओपनिंग और क्लोजिंग पेटी कैश के डिफरेंस से पता लगेगी, है ना. तो यहाँ पे हमारी बात बिल्कुल क्लियर है. अब मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन को हम स्टडी कर लेते हैं. देन वी हैव टू प्रिपेयर द वर्किंग नोट रिगार्डिंग गुड्स इन ट्रांजिट. अब गुड्स इन ट्रांजिट का हम वर्किंग नोट भी बनाएंगे और उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट में. So this sum is very important. It includes various important points. तो हमारे कई important point जो होते हैं जो हमारे जनरली एग्जाम में अपीयर होते हैं so that is going to be discussed in this illustration. तो ये जो हमने illustration present की है इसमें बहुत हमारे important points आ रहे हैं and these are regarding stock and debtor system, the most important topic of branch account. तो मैं इसको थोड़ा सम को स्टडी कर लेता हूं. तो बॉम्बे हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू चंडीगढ़ ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 33/1/3%. तो हमारी जो बॉम्बे हेड ऑफिस है वो चंडीगढ़ ब्रांच को गुड्स सेंड कर रहा है और उनका जो कॉस्ट प्लस 33/1/3% और फॉलोइंग आर ट्रांजैक्शन. तो नंबर 1 जब भी हमने कहा कॉस्ट प्लस 33/1/3% इट मींस that will be cost plus 1/3. अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा बनेगा 1/3. अगर कॉस्ट में हमारा 1/3 होगा तो इनवॉइस प्राइस जो हमारी लोडिंग निकलेगी that will be 1/4. इसका मतलब हमें यहाँ पे जो भी ब्रांच स्टॉक अकाउंट आईपी पे बनाना होगा वहां पे हमारी लोडिंग का रेट होगा 25% और 1/4. तो इसका मतलब सीपी पे अगर 1/3 है 33/1/3% है तो आईपी पे हो जाएगा 25% जिसको हम कहते हैं 1/4. अब थोड़ी हम रीडिंग कर लेते हैं.
हैं। हमारे पास ओपनिंग ब्रांच डेटर भी है 1 जनवरी 19 के 10,000 क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो आईपी पे गिवन है, क्लोजिंग ब्रांच स्टॉक, ओपनिंग पेटी कैश, क्लोजिंग पेटी कैश। अब हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ये हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाय एचओ टू ब्रांच। अब एचओ ने कितनी कॉस्ट के गुड्स को सेंड किया ब्रांच को, तो इसका अमाउंट हमें गिवन है 60,000। अब सेकंड इंफॉर्मेशन है गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम एचओ एट आईपी। अब आईपी पे ब्रांच को कितनी गुड्स मिली हैं ये हमें गिवन है 74,000। कैश सेल हमें गिवन है, सेल रिटर्न बाय कस्टमर गिवन है, बैड डेट्स एंड डिस्काउंट अलाउड गिवन है, एक्सपेंसेस पेड गिवन है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर गिवन है, चेक डिसऑनर्ड गिवन है। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन है एंड वी हैव टू राइट अप नेसेसरी अकाउंट। हम यहाँ पे नेसेसरी अकाउंट को राइट अप करेंगे, हम अपने अकाउंट्स को लिखेंगे। तो नंबर 1 हमारा जो ट्रांजैक्शन होगा जिसका हमें वर्किंग नोट बनाना होगा दैट विल बी कैलकुलेशन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। अब गुड्स इन ट्रांजिट का हम वर्किंग नोट बनाएंगे क्योंकि हमें 2 इंफॉर्मेशन गिवन है। एक हमारे पास गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाय एचओ, सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम एचओ एट आईपी। जब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट गिवन है तो अब हम गुड्स इन ट्रांजिट को कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट कितनी गिवन है 60,000 हमारी बुक में है। अब कॉस्ट पे हमारी लोडिंग कितनी होती है, एचओ कितना आईपी बनाता है, कितनी लोडिंग लगाता है कॉस्ट प्राइस पे, तो ये बनता है कॉस्ट प्लस 33/1/3%। इसका मतलब कॉस्ट में हमारी जो लोडिंग ऐड होती है दैट विल बी 1/3 अकॉर्डिंग टू सम। तो कॉस्ट कितनी सेंड की 60,000, हमने इसमें लोडिंग ऐड कर दी 1/3 ऑफ 60,000 तो 20,000 हमने ऐड कर दिया। इट मींस 80,000 का हमारे पास आ गया इनवॉइस प्राइस। अब कहते हैं कि हमारी ब्रांच को 74,000 की गुड्स मिली, इसका मतलब 80,000 सेंड की गई। अब उनको मिली कितनी है, ओनली 74,000। इट मींस गुड्स इन ट्रांजिट जो अभी भी हमारी रास्ते में गुड्स हैं these are of 6,000। तो अगर हम लेस गुड्स इन ट्रांजिट करेंगे 6,000 को तो वही आंसर आ जाएगा जिसको हम लिखते हैं गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच 74,000 एट आईपी। अब ये जो गुड्स सेंट होती हैं, अब या तो हम गुड्स सेंट को डेबिट में ब्रांच स्टॉक में या तो इधर गुड्स सेंट कर दें 80,000 और यहाँ पे हम राइट करें बाय गुड्स इन ट्रांजिट 6,000। डेबिट में हम पूरा लिखेंगे 80,000 गुड्स सेंट लिखा जाएगा जितनी गुड्स सेंड की गई, और यहाँ पे लिखा जाएगा बाय गुड्स इन ट्रांजिट 6,000। तो अगर तो या तो हम 80,000 डेबिट करें और 6,000 क्रेडिट करें ब्रांच स्टॉक को तो वही अमाउंट सेम ही होगा जिसको हम कहेंगे 74,000। अगर हम 80 डेबिट करेंगे 6 क्रेडिट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा हमें दोनों में लोडिंग देनी पड़ेगी। 80 की लोडिंग जाएगी ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट में और जो 6,000 गुड्स इन ट्रांजिट है उसकी लोडिंग भी हमारी डेबिट में आएगी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। अगर हमने डबल लोडिंग नहीं देनी तो हम ये भी ले सकते हैं कि नेट हम रिसीव्ड ही ले लें। तो मुझे अगर इग्नोर करना है गुड्स इन ट्रांजिट को तो उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। हम सिर्फ ये लेंगे, केवल यही लेंगे कि गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच। अब ब्रांच को कितनी गुड्स मिली हैं, हमने ओनली 74,000 लिख दिया। या तो हम इनका ट्रीटमेंट करें या हम इसको इग्नोर करके हम यही ले लेते हैं ओनली 74,000 जो आईपी पे हमें गिवन है। अगर हम 74,000 लेंगे तब हमें गुड्स इन ट्रांजिट लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि नेट गुड्स कितनी मिली है ब्रांच को, क्योंकि 80,000 एचओ ने सेंड की थी, 6,000 अभी रास्ते में है तो उनको नेट कितनी मिली है 74,000।
तो हम यहाँ ब्रांच स्टॉक में डेबिट कर सकते हैं टू गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच 74,000। अब मेरी दो ऑप्शन है, या तो हम इसको आईपी पे बना लें यानी इसका 80,000 कर दें और 6,000 को गुड्स इन ट्रांजिट कर दें ब्रांच स्टॉक में, वो भी ठीक है। 80,000 हमारा डेबिट रहेगा जिसको हम लिखेंगे गुड्स एंड 80,000 और क्रेडिट में रहेगा गुड्स इन ट्रांजिट 6,000। यानी अगर हम दोनों लेते हैं वो भी राइट है। अगर हम 80 और 6 को इग्नोर करके ओनली हम सेकंड ट्रांजैक्शन लेते हैं गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम एचओ 74,000, दैट विल बी आल्सो राइट। तो इसकी हमें एक बार लोडिंग करनी पड़ेगी। अगर हम 80 और 6 करेंगे तो उसकी हमें डबल लोडिंग करनी पड़ेगी। तो मैं सामने सेकंड पॉइंट को ही ले रहा हूं जो 74 है। तो यहाँ पे हमने वर्किंग नोट दिखाया कि किस तरह हम गुड्स इन ट्रांजिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हमने इनकी आईपी बना दी और जितनी गुड्स रिसीव्ड हुई थी उसको अगर हम लेस करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जिसको हम कहते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। तो गुड्स इन ट्रांजिट को इग्नोर भी किया जा सकता है अगर हम केवल यही पॉइंट लेते हैं गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम एचओ। तो जितनी नेट हमने रिसीव ले ली तब हमें गुड्स इन ट्रांजिट लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया, ये हमारा वर्किंग नोट होगा। अब मैं अपने अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। नंबर 1 आएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट, उसके बाद हम करते हैं ब्रांच डेटर अकाउंट, देन ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एंड देन ब्रांच P&L अकाउंट। हमारे 5 अकाउंट ओपन होंगे। तो सबसे पहला काम है, जैसा कि हम कहते हैं कि हमें सारे अकाउंट साइमल्टेनियसली उनका परफॉर्मा ओपन कर लेना चाहिए। तो हमने एडवांस में सारे अकाउंट ओपन कर लिए और यहाँ पे हमें फुल लिखना होगा पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, ये हमने सारा मेंशन कर दिया। अकाउंट्स आर रेडी। अब मुझे उसमें फिल करने हैं अपने पर्टिकुलर। तो सबसे पहले मुझे गिवन है ब्रांच डेटर, ओपनिंग ब्रांच डेटर। तो मैंने जो ब्रांच डेटर बनाया उसमें हमने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। उसके बाद हमें गिवन है क्लोजिंग ब्रांच डेटर। तो क्लोजिंग ब्रांच डेटर में हमने लिख दिया बाय बैलेंस कैरी डाउन 15,000। उसके बाद हमारा आईपी का स्टॉक गिवन है जिसको कहते हैं ब्रांच स्टॉक एट आईपी, ये हमें गिवन है 20,000। अब यहाँ पे हम करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, ये होगा आईपी पे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे ब्रांच का आईपी पे गिवन है, तो इसको हमने लिख दिया बाय बैलेंस कैरी डाउन 16,000। और उसके बाद पेटी कैश गिवन है, इनका हमने अकाउंट नहीं बनाया। अब मेरा ट्रांजैक्शन आ रहा है 60,000 का या 74,000 का, जिसको हम कहते हैं गुड्स सेंट करें या हम गुड्स रिसीव्ड करें। अगर हम गुड्स सेंट करते हैं तो मुझे 80,000 को टू गुड्स सेंट लिखना होगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट में और क्लोजिंग में हम लिखेंगे बाय गुड्स इन ट्रांजिट, जो अभी एचओ वाली गुड्स हमें मिली नहीं है, जिनको हम कहते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। या तो 80,000 डेबिट किया जाए, क्रेडिट को 6,000 पे डाला जाए, या हम इसको इग्नोर करते हैं जैसे हमने कहा, हम यही ले लेते हैं टू गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच 74,000। तो एंट्री बनेगी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच। अगर हम रिसीव्ड करते हैं तो हमें 74 ही करना है। अगर हम सेंट करना चाहते हैं टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, तब हमें यहाँ पे 80,000 करना होगा और क्रेडिट में हमें गुड्स इन ट्रांजिट मेंशन करना होगा। अगर हम डबल लोडिंग से बचना चाहते हैं तो हमें यही लिखना होगा टू गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच, हमने नेट अमाउंट ले लिया 74,000, इससे हमारा ब्रांच स्टॉक बढ़ रहा है। उसके बाद हमने देखा कैश सेल। अब कैश सेल की एंट्री होती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच स्टॉक। अब ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में आएगा बाय कैश सेल 50,000। उसके बाद हमें गिवन है सेल रिटर्न बाय कस्टमर, इसकी एंट्री होगी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच डेटर। अब ब्रांच स्टॉक हमारा बढ़ेगा टू ब्रांच डेटर, 2,000 की गुड्स वापस आ रही हैं, ये डेबिट में हो जाएगा और डेटर में हम लिखेंगे बाय ब्रांच स्टॉक 2,000।
तो हमें साइमल्टेनियस ट्रांजैक्शन पोस्ट करने चाहिए। तो पहले हमने स्टॉक में डेबिट किया और डेटर में हमने क्रेडिट कर दिया रिटर्न बाय कस्टमर। उसके बाद हमारा ट्रांजैक्शन आ रहा है, वो आ रहा है बैड डेट्स एंड डिस्काउंट अलाउड। ये हमारे पास कितने हैं 1000, और जिनको हम कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंडिचर। अगर नॉन कैश होगा तो ये डेटर को इफेक्ट करेंगे। इसकी एंट्री बनेगी ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच डेटर। अब ब्रांच एक्सपेंस में हम लिखते हैं टू ब्रांच डेटर, जिसमें बैड डेट और डिस्काउंट अलाउड होंगे, ये होगा 1000। अब ब्रांच डेटर में क्या आएगा? अब ब्रांच डेटर में हम लिखेंगे बाय ब्रांच एक्सपेंसेस 1000, डबल पोस्टिंग, यहाँ पे डेबिट होगा, यहाँ पे हमने कर दिया क्रेडिट। उसके बाद हमारे कैश एक्सपेंसेस भी गिवन है 5000, इसकी एंट्री होगी ब्रांच एक्सपेंसेस टू कैश, ये होगा 5000। उसके बाद हम करते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ये हमारी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच डेटर। तो ब्रांच डेटर के हम क्रेडिट में करते हैं बाय कैश 80,000। उसके बाद होगा चेक डिसऑनर्ड अर्लियर रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। अब हमारा चेक डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या बनेगी? हमारी एंट्री बनती है डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। पहले हमने चेक रिसीव किया होगा बैंक टू डेटर, जब डिसऑनर होता है तो एंट्री रिवर्स कर लो, तो ये बनेगी ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ये होगा 5000। अब हमने सारे ट्रांजैक्शन अपने नंबर 1 पहले हमने फिल कर दिए हैं। अब इसका पॉइंट क्या है? यहाँ पे इस सम में देयर इज ए नो क्रेडिट सेल। अब यहाँ पे क्रेडिट सेल हमारी मिसिंग है। इट मींस आई हैव टू कैलकुलेट द अननोन फिगर ऑफ क्रेडिट सेल। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले ब्रांच डेटर अकाउंट को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करें, डेटर अकाउंट को बैलेंस करें, तो ये अमाउंट आएगा 98,000 और डेबिट का बनेगा 15,000। इसका मतलब ये होगा यहाँ पे जो अमाउंट बैलेंसिंग फिगर होगी, तो कई बार हमें डेटर अकाउंट पहले बैलेंस करना पड़ता है, उसका अमाउंट जाएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, देन ब्रांच स्टॉक की कैलकुलेशन होगी। तो पहले हमें यहाँ पे डेटर को करना है, बिकॉज सेकंड पॉइंट हमने लिया कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट सेल। तो पहले क्रेडिट सेल कैलकुलेट होगी, फिर वो अमाउंट पोस्ट होगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट में। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट सेल 83,000 फाइंड आउट की, ये ब्रांच डेटर से फाइंड आउट हुई। अब इनको हमने पोस्ट कर दिया स्टॉक के क्रेडिट में, और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय ब्रांच डेटर 83,000। तो ये भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो पहले हमने डेटर से सेल को कैलकुलेट किया, जिनको हम कहते हैं क्रेडिट सेल। तो इस सम में 83,000 हमारी क्रेडिट सेल मिली है। अब इसी क्रेडिट सेल को हमने यहाँ पे पुट किया 83,000। तो टोटल अब ब्रांच स्टॉक में कितना क्रेडिट हो गया? 1,49,000। अगर हम इसका टोटल करें, ये बनता है 96,000। तो हमारा जो सरप्लस है, कई बार हमारा सरप्लस मिलता है, अगर ब्रांच स्टॉक में क्रेडिट साइड एक्सीड करे तो हम कहते हैं वो हमारा सरप्लस होता है। अगर डेबिट साइड एक्सीड करती है तो ये हमारी शॉर्टेज है। तो अगर सरप्लस है तभी हमें एडजस्टमेंट अलग करनी होगी, यानी लोडिंग को अलग शो करना होगा और रियल कॉस्ट को हमें अलग करना होगा। तो इसके लिए हम लोडिंग करेंगे। तो लोडिंग हमने पहले डिसाइड कर ली थी, अगर कॉस्ट पे 1/3 है तो हमें लोडिंग करनी होगी आईपी पे 1/4, जिसको हम 25% कह सकते हैं। तो अब हमारा जो भी अमाउंट आया 53,000, इसकी लोडिंग हमने कर ली 1/4। तो ये जाएगा टू ब्रांच एडजस्टमेंट 13,250, ये इसकी 1/4 होगी। जो रिमेनिंग प्राइस होगा वो हम शिफ्ट करेंगे ब्रांच P&L में, तो ये बनेगा 39,750। तो हमने दो कंपोनेंट बना लिए। अब हमने टू ब्रांच एडजस्टमेंट लिखा, तो ब्रांच एडजस्टमेंट में हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय ब्रांच स्टॉक, यानी इसी की पोस्टिंग यहाँ पे आ जाएगी।
तो अब हमने यहाँ पे पोस्टिंग की तो ये बनेगा बाय ब्रांच स्टॉक 13,250। अब सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारा सरप्लस मिला इसकी भी लोडिंग हम क्रेडिट में डालेंगे। यहाँ पे आएगा बाय ब्रांच स्टॉक 39,750। तो जैसे हमारे ट्रांजैक्शन बने, अकाउंट बने, उसकी साइमल्टेनियस हम पोस्टिंग करेंगे so that there will be no mistake, ताकि हमारी कोई मिस्टेक ना रहे, there will be no omission। तो हमने जो सरप्लस निकाला उसके दो कंपोनेंट किए, 1/4 लोडिंग को हमने ट्रांसफर कर दिया एडजस्टमेंट में और रिमेनिंग को हमने P&L में ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ तक हमने दो अकाउंट बना लिए। अब हमारे पास ब्रांच एक्सपेंसेस भी है, इनका कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। ये हमारा नॉन कैश था, ये हमारे कैश थे। टोटल हमारे आगे यहाँ पे 6,000 हमारे आगे एक्सपेंसेस, इनको शिफ्ट कर दिया बाय ब्रांच P&L में। तो जो भी हमारे नॉर्मल एक्सपेंस हैं दीज आर डायरेक्टली डाइवर्टेड टू ब्रांच P&L। तो हमने P&L में 6,000 को ट्रांसफर कर दिया। अब P&L में हमने क्या लिखा, टू ब्रांच एक्सपेंसेस 6,000, यहाँ क्रेडिट में होगा, यहाँ पे हमने डेबिट में कर दिया टू ब्रांच एक्सपेंसेस 6,000। अब हमें करनी होगी लोडिंग। अब ये भी अकाउंट हमारा बन गया। अब हमें करनी है लोडिंग। अब लोडिंग होगी ओपनिंग स्टॉक पे, गुड्स सेंट टू ब्रांच, यानी जो हमने गुड्स रिसीव्ड की हैं इन पे लोडिंग होगी, और क्लोजिंग स्टॉक पे लोडिंग होगी। और लोडिंग का प्राइस होगा 1/4। इसकी वैल्यूएशन हम 1/4 करेंगे। अब इसकी लोडिंग 20,000 की लोडिंग हो जाएगी बाय ब्रांच स्टॉक 5,000, इसका 1/4 किया। अब सिमिलरली गुड्स रिसीव्ड की भी हमने लोडिंग की, क्रेडिट में आएगी और वो बनेगी 18,500। उसके बाद जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 16,000, इसकी भी हमने लोडिंग डेबिट में कर देनी है, ये आएगी 4,000। अगर हम ब्रांच एडजस्टमेंट को बैलेंस करें तो क्रेडिट हमारी साइड एक्सीड करेगी और हमें आंसर मिलेगा जिसको हम कह सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज मेंट फॉर ग्रॉस प्रॉफिट और ये लोडिंग के लिए होता है। और यहाँ से जो आंसर निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट ये होगा 32,750। ये हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया और किसको ट्रांसफर करना है, ये हमने कर दिया ब्रांच P&L को। अब ब्रांच P&L के क्रेडिट में आएगा बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, यही अमाउंट होगा 32,750। अब जीपी को हमने ट्रांसफर कर दिया। अब सबसे पहले यहाँ पे सरप्लस गिवन है जो हमने P&L में पहले ही पुट किया हुआ है। अब थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट रह गया वो है मिसलेनियस इनकम। अब कई बार हमें इनकम मिसलेनियस गिवन नहीं होती तो हम बैलेंस से देख लेते हैं। अगर ओपनिंग पेटी कैश यहाँ पे 100 है और क्लोजिंग हमारे पास है 150, अगर पेटी कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है इट मींस देयर विल बी मिसलेनियस इनकम ड्यूरिंग द पीरियड। हम जिसके लिए अकाउंट बना रहे हैं, 1 ईयर का अकाउंट बना रहे हैं, तो वहां पे हमारी जरूर मिसलेनियस इनकम इंक्रीज हुई है और ये अमाउंट कितना होगा 50 रुपीज। इस मिसलेनियस इनकम को हम डायरेक्टली P&L में इंक्लूड करेंगे, लेकिन पेटी कैश का हमने कोई अकाउंट नहीं बनाया। अगर ये हमारा पेटी कैश बैलेंस इंक्रीज होता है तो डायरेक्टली दैट विल गो इन द P&L क्रेडिट साइड एज इनकम। अगर मान लो हमारे पेपर में हमारे सामने अगर ये डिक्रीज होता, ओपनिंग बैलेंस ज्यादा होता, क्लोजिंग अगर कम होता, देन दैट विल बी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, तब हम P&L में डेबिट करते। अब बढ़ रहा है तो इसका मतलब 50 रुपीज डायरेक्ट P&L के क्रेडिट में आ जाएंगे। उसके बाद ये प्रॉफिट को भी हमने भेजा, ये हमारा सरप्लस था, टोटल हमारी क्रेडिट साइड एक्सीड हो रही है, एक्सपेंस हमारे पहले डेबिट हो गए हैं जो P&L वाले आए हैं। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट होगा हमारे सामने उसका आंसर होगा 66,550। तो फाइनली हमें ब्रांच P&L में नेट प्रॉफिट मिल जाएगा और इस सम में हमारा आंसर जो नेट प्रॉफिट होगा वो बनेगा 66,550। So in this way we have calculated important points. Number 1 goods in transit भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम goods in transit नहीं लेना चाहते then we have to take only goods received from branch।
अगर हम नेट ही गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच ले लेंगे, अगर हमें गुड्स इन ट्रांजिट नहीं इंक्लूड करना, क्योंकि गुड्स इन ट्रांजिट की भी अगर हमें लोडिंग करनी पड़ेगी बाद में, तो अगर हम इसको इग्नोर करना चाहते हैं तो हमने इसको इग्नोर किया, कॉस्ट को हमने इग्नोर किया, हमने नेट ही ले लिया, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच एट आईपी हमने डेबिट कर लिया। अगर हम लेना चाहते हैं तो हमें लेना चाहिए 80,000 गुड्स सेंट मानना चाहिए, 80,000 की गुड्स सेंट टू ब्रांच होंगी और 6,000 का होगा गुड्स इन ट्रांजिट, तब हमें डबल लोडिंग देनी पड़ेगी। अगर हम गुड्स इन ट्रांजिट की लोडिंग नहीं लेना चाहते, उसको इग्नोर करना चाहते हैं, तो हमें नेट ही लेना चाहिए, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम एचओ, तो हमने नेट ही रिसीव्ड वाला पॉइंट यहाँ पे लिया। सेकंड हमें ये ध्यान देना है, कई बार हमें ब्रांच डेटर अकाउंट को पहले बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ से कुछ भी हमारी मिसिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जाती है ब्रांच स्टॉक में, तो पहले ब्रांच डेटर को बैलेंस किया जाए, देन वी हैव टू गो विद द ब्रांच स्टॉक, क्योंकि यहाँ से फिगर जो हमारी क्रेडिट सेल है वो क्रेडिट सेल जाएगी ब्रांच स्टॉक में, देन ब्रांच स्टॉक का आंसर जो होगा सरप्लस होगा या शॉर्टेज हमारा कैलकुलेट होगा। थर्ड हमने पॉइंट लिया था पेटी कैश, इनका कोई अकाउंट नहीं बनता, इनके डिफरेंसेस देख लिए जाते हैं। अगर ये कॉमन हो 100, अगर ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस सेम हो, देन नो एक्सपेंडिचर और नो मिसलेनियस इनकम। अगर इनका डिफरेंस आ रहा है 100 और जैसे 150 हमारा क्लोजिंग है, तो हमने 50 को मिसलेनियस इनकम मानना है। अगर ये डिक्रीज होता है तो हमें इसको एक्सपेंडिचर मानना है और इसको डायरेक्टली वी हैव टू पुट इन द ब्रांच P&L। क्रेडिट साइड होगा अगर इनकम होगी, डेबिट साइड होगा अगर हमारा एक्सपेंडिचर होगा। सो ये सम हमने इंपॉर्टेंट किया, तो लोडिंग भी हमारा पॉइंट है, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट सम। थैंक यू वेरी मच।